Hello everyone, welcome once again. We are here with a new topic that is atoms and molecules. ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर राइटिंग द मोलिकुलर फार्मूलाज एंड एट द सेम टाइम अंडरस्टैंडिंग कि किसी भी मॉलिक्यूल या एटम का मास कैसे होता है, क्या होता है. सो प्लीज़ पे फोकस ऑन दीज वेरी वीडियोज़. पहला पॉइंट क्या है कि व्हाट एग्जैक्टली हम किसी मॉलिक्यूल्स को हम बोलते क्या है, व्हाट एग्जैक्टली मॉलिक्यूल्स आर. तो जब भी हम किसी भी कॉम्पोजिशन में, जब भी हम क्या करेंगे, किसी भी एटम की बात करेंगे जो आपस में बाइंड कर रहा है, तो वो हमेशा क्या कंसिडर होएगा, मॉलिक्यूल की तरह कंसिडर होगा. एटम्स आर फंडामेंटल यूनिट्स, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल होएगा तो उसका फंडामेंटल यूनिट्स एटम है. एटम का मतलब जैसे हमारे पास हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, सोडियम हो गया, दीज आर एटम्स. जो कोई भी मॉलिक्यूल बनाएगा तो उसका जो फंडामेंटल यूनिट्स होएगा वो हमेशा क्या होएगा, एटम. जब वो कंबाइन करते हैं तो वो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं इन द सिंपल होल रेशियो. मतलब सिंपल होल रेशियो के फॉर्म में जब भी वो कंबाइन करेंगे तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं. जैसे सपोज करो सिंपल होल रेशियो में जब भी वो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे, लेट सपोज कि हमारे पास क्या है, वाटर मॉलिक्यूल. तो वाटर मॉलिक्यूल में देखोगे तो हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन हमेशा 2 है और ऑक्सीजन क्या है, 1 है. तो जब भी हमारे पास मॉलिक्यूल कंबाइन करता है, जब भी हमारे पास एटम कंबाइन करता है सिंपल रेशियो में आपस में, तो वो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है. ये जो भी जब भी हम मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, जब भी वो रिएक्ट करते हैं, जब भी वो मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो उनका एक सर्टेन लॉज होता है. उस लॉज को हम देखते हैं एक्चुअली आगे वो होता क्या है. नाउ अगर हम कंसीडर करें तो पहली चीज़ है कि इस लॉ के बारे में आपने पहले भी कंसीडर किया है, दैट इज लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन. लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, इसके बारे में यू हैव स्टडीड अर्लियर ऑल्सो कि हम देखते हैं कि मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अदर. इसके बारे में हमने पहले भी बात की हुई है. तो उसको हम लॉ ऑफ मास कंजर्वेशंस की बात करते हैं. ठीक है. अब एक्चुअली में क्या होता है कि इसमें जो रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स का मतलब कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी स्पीसीज लेते हैं, लेट सपोज कि H2 है और प्लस O2 है, तो दे आर कंसिडर एज रिएक्टेंट, दे आर कंसिडर एज रिएक्टेंट्स. और इसके बाद ये प्रोडक्ट बनाते हैं, तो दोनों मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं. लेट सपोज वाटर मॉलिक्यूल, ये हमारे पास क्या होता है, ये होता है हमारे पास राइट हैंड साइड में. तो ये जो होता है इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स. इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट. इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट. तो ये जब भी कंबाइन करेगा, वो किस में करेगा, जब भी ये कंबाइन करेगा आपस में और रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएगा, हमेशा लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन फॉलो होएगा. अब मास कंजर्वेशन के लिए अगर हम देखेंगे तो इसके लिए हमें रिएक्शन को बैलेंस करना होता है. अगर हम रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो इसके आगे हमने 2 लगा दिया और इसके आगे हमने 2 लगा दिया, तो रिएक्शन बैलेंस हो गया और लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन फॉलो हुआ है. ठीक है ना. मास नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed in a chemical reaction. Total mass reactant is equals to the total mass of the product. अब ये कैसे है, किस तरीके से है, ये कमिंग स्लाइड्स में, कमिंग वीडियोस में आपको थोड़ा पता चलेगा इसके बारे में. नाउ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस का मतलब क्या होता है, व्हाट एग्जैक्टली लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस इज कि जब भी केमिकल कंपाउंड्स, जब भी फॉर्मेशन होता है केमिकल कंपाउंड्स का, कंटेन सेम एलिमेंट्स इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास रिगार्डलेस ऑफ इट्स सोर्स. मतलब कि किस सोर्स से वो बना हुआ है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है. हमारे लिए क्या इम्पॉर्टेंट है कि जब भी वो केमिकल कॉम्बिनेशंस होएगा तो उनका जो रेशियो होएगा, उनका जो एलिमेंट कंटेंट्स होगा, वो सेम कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा. लेट्स सपोज कि अगर, अच्छा इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखेंगे रिएक्शन वाइज, कि अगर मेरे पास कार्बन है और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है, तो इसमें कार्बन कितना है जी, कार्बन 1 मॉलिक्यूल है, 1 एटम है कार्बन का, और 2 एटम है किसका, ऑक्सीजन का. अगर इसी कार्बन डाइऑक्साइड को किसी और सोर्स से बनाया जाए, लेट सपोज कि मैं कोई भी मीथेन को प्लस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबशन कराऊं, तो वो भी एक तरीके का कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर बनाएगा. कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी कंडीशन में क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर. तो इस केस में भी जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसमें भी कार्बन का जो प्रोपोर्शन होगा 1 और ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन कितना होगा, 2. अगर मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को भी हीट किया तो हमारे पास यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस
कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। यहाँ पे भी जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा उसका भी हमारे पास एटम का रेशियो 1:2 होएगा। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस वेरी लॉ कि जब भी कोई भी स्टेट में केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट इन द सेम proportion by mass regardless of its source, मतलब चाहे वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हो, चाहे वो मीथेन से बना हो, चाहे वो कार्बन सॉलिड से बना हो, हमेशा वो जब भी बनेगा वो 1:2 रेशियोज के फॉर्मेशन में होएगा। इसी को हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है जिसको हमने कहा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरीज की कुछ बातें उस टाइम तक सही थी, आगे चल के जैसे हमने न्यूक्लियर रिएक्शन और इस तरह की चीज़ें डिस्कवर की तो आगे चल के कुछ ऐसे लॉज और कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो गलत हो गए। वो आपको हायर क्लासेस में इसके बारे में थोड़ी बातें समझाई जाएंगी। पहली चीज़ इसको देखते हैं कि कोई भी पहली कंडीशन देखते हैं कि ऑल मैटर्स इज मेड अप ऑफ टेनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। कोई भी चीज़, चाहे आप आयरन मॉलिक्यूल्स ले लें, आयरन कंटेंट ले लें, हमारे पास सोडियम क्लोराइड ले लें या कैल्शियम कार्बोनेट ले लो, कुछ भी ले लो, वो हमेशा किससे बना हुआ है? टेनी स्मॉल पार्टिकल्स जिसको हम बोलते हैं एटम, ये उससे बना हुआ है। नाउ सेकंड पॉइंट, एटम्स ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव अ डिफरेंट मास एंड अ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अगर हम देखेंगे कि कई अदर एलिमेंट्स हैं तो उनके हमारे पास उनके मासेस क्या होंगे? डिफरेंट होंगे और उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होएगी। अगर हम देखेंगे कि अगर मेरे पास NaCl है तो हमारे पास सोडियम और क्लोराइड है, इनकी प्रॉपर्टीज अलग है, ये आपस में आयनिक बॉन्डेड से बॉन्डेड है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हाई होती है। और अगर हम कोई और स्पीसीज का फॉर्मेशन कर लें, कुछ और लेने की कोशिश करें, जैसे सपोज करो हमने क्या लिया, सोडियम कार्बोनेट, इसका फॉर्मेशन किया, तो सोडियम कार्बोनेट की प्रॉपर्टीज सोडियम क्लोराइड से बिल्कुल अलग होगी और उनका मासेस भी उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा? अलग होगा। तो डिफरेंट एटम हैज अ डिफरेंट मासेस और उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी? अलग होंगी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एटम कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड्स। सिंपल होल नंबर रेशियोज का मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज करो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है तो वाटर में हाइड्रोजन कितना है जी? 2 और ऑक्सीजन कितना है? 1। तो इसका मतलब क्या है कि वो सिंपल होल रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं टू फॉर्म अ कंपाउंड। कोई भी और मॉलिक्यूल देखने की कोशिश करो, कुछ भी और देखने की कोशिश करो, कार्बन डाइऑक्साइड देखने की कोशिश करो तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितना है जी? 1 और ऑक्सीजन कितना है? 2। इसमें भी वो किस में? सिंपल होल नंबर में, सिंपल रेशियो में कंबाइन किया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मासेस एंड प्रॉपर्टी। अगर सपोज करो कि मेरे पास एटम है सेम एलिमेंट का, मतलब सपोज करो कि कहीं पे हमारे पास सोडियम क्लोराइड बना हुआ है और इस सोडियम से कोई और कंपाउंड बना, तो इसका जो सोडियम का मास होगा वो सेम होगा और इसकी प्रॉपर्टी भी सेम होगी। सोडियम जब भी किसी के साथ फॉर्मेशन करेगा मोस्ट ऑफ द टाइम वो आयनिक कंपाउंड बनाएगा, आयनिक बॉन्डिंग करेगा और उस केस में उसका जो मास होएगा वो हमेशा क्या होगा? ज़्यादा होएगा। तो उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा वो हमेशा क्या होएगा? ज़्यादा होएगा। तो जब भी हमारे पास ये कंबाइन होते हैं एटम्स, उनकी आइडेंटिकल जो प्रॉपर्टीज होती है और उनका आइडेंटिकल मास होता है जब वो सेम एटम कंबाइन होता है। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अदर। मतलब क्या है कि अगर मेरे पास कार्बन है, कार्बन सॉलिड है, उसका अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ तो ये क्या बना देगा? कार्बन डाइऑक्साइड, गैस बना देगा जी। क्या बना देगा? गैस। मतलब इसके ऑक्सीजन के साथ, जब इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ, ऑक्सीजन के साथ O2 के साथ रिएक्शन हुआ तो कार्बन सॉलिड है, लेकिन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ तो ये किस फॉर्म में आ गया? कार्बन गैस के फॉर्म में। इसका मतलब क्या है कि एटम क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं होता, उसका फॉर्म बदल सकता है। उसी तरीके से वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल को हीट करोगे तो आपको क्या लगता है? वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा? नहीं, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेपर, वाटर वेपर, वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, मतलब लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो गया? गैसियस फॉर्म में। तो एटम जो होता है उसके अंदर का क्रिएट नहीं किया जा सकता और डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो अपने फॉर्म्स बदलता रहता है। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आप डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के जो भी पॉइंट्स हैं उसको नोट करेंगे और बहुत ध्यान से इन सारी चीज़ों को समझेंगे एक और बार रिवाइंड करके, क्योंकि दिस टॉपिक आपको, ये टॉपिक अगेन क्लास 11th में टकराएगा एक बार। नाउ
नेक्स्ट पॉइंट कि जब हम इतनी बार एटम की बात कर रहे हैं तो एटम है कितना बड़ा, होता क्या है? तो एटम जो है ना एक ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड किया गया है, और इस ग्रीक वर्ड को डिराइव किया तो इसका बेसिक मतलब होता है कि जिसको काटा ना जा सके, स्मॉलेस्ट हो, ठीक है ना। एटमॉस बोलते हैं उसको, वो ग्रीक वर्ड को, जिसको काटा ना जा सके, और स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो उन एलिमेंट्स के, एंड अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स अनकटेबल। अगर हम एटम के रेडियस को मेजर करें तो वो हमेशा नैनोमीटर्स में होते हैं। किस में होते हैं? नैनोमीटर्स में। नैनोमीटर्स में देखेंगे तो 1 के पावर 10⁹ मीटर विच इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1 नैनोमीटर। 1 के पावर 1 ठीक नीचे इसके 10⁹ विच इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1 नैनोमीटर। ये हमेशा दिमाग में रखेगा। अब इस साइज का थोड़ा कंपैरिजन किया गया, एनसीईआरटी में भी ये बात मेंशन की हुई है कि जैसे हाइड्रोजन एटम का क्या साइज होता है, तो साइज हम बात करेंगे तो 10⁻⁻10 के फॉर्म में होता है। वाटर मॉलिक्यूल 10⁻⁹ के फॉर्म में होता है। हीमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड में होता है, हीमोग्लोबिन आयरन कंटेंट होता है उसमें, वो 10⁸ के फॉर्म में होता है। तो इस करके डिफरेंट साइजेस कंपेयर किए हुए हैं और आपको बताया गया है कि एटम किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, किस तरीके से एग्जिस्ट करता है। नाउ जब हम एटम की बात करते हैं तो जब इनिशियल स्टेज में पीरियोडिक टेबल और इस तरीके की चीज़ों के ऊपर डिस्कवरी होना और रिसर्च होना था, तो हाइड्रोजन को इनिशियली ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता था, ठीक है। आप बिलीव करो जब आप कोई फॉर्मूला लिखो और आपको अभी ऐसा लिखना पड़े तो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। कार्बन को ऐसा लिखना होता था, ऑक्सीजन को ऐसा लिखना होता था, आयरन को ऐसा लिखना होता था, सिल्वर को ऐसा लिखना होता था, ठीक है, लेड को ऐसा, सल्फर को ऐसा, फॉस्फोरस को यू हैव टू राइट लाइक दिस, कॉपर को यू हैव टू राइट लाइक दिस, गोल्ड ऐसा होता था। मतलब हर चीज का एक अलग सिंबल होता था, एंड बिलीव मी इट वाज बिट कॉम्प्लिकेटेड। और इस करके ये सारी चीजें प्रपोज की गई थी, और धीरे धीरे इसमें रेनोवेशन और धीरे धीरे इसमें चेंजेस आए। चेंजेस आने के बाद से आप देखोगे तो नाउ योर रिप्रेजेंटेशन इन दिस वेरी थिंग इज लाइक दिस। एटम को हम अब ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं अपने पीरियोडिक टेबल में। देखो ध्यान से, ये एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है। एल्यूमिनियम को रिप्रेजेंट करते हैं Al से, उसी तरीके से हम देखेंगे आर्गन को रिप्रेजेंट करते हैं Ar से। नाउ थिंग्स आर बिकम so easy for us that we can write anything in a much better way और प्रॉपर वे में लिख सकते हैं। अगर हम नाइट्रोजन को लिखेंगे तो नाइट्रोजन को हम N से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करते हैं हम O से, पोटेशियम को K से, सिलिकॉन को S से, हाइड्रोजन को H से, आयोडीन को I से। नाउ थिंग्स बिकम मोर इजी। और इस करके जब हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं तो इस सिंबल का, इस लेटर का यूज करते हैं, ना कि इन सारी चीज़ों का, बिकॉज ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं और ये एब्सोल्यूट हो चुकी हैं, इसका हम यूज़ नहीं करते। सो वी ऑलवेज यूज दिस काइंड ऑफ सिंबल फॉर राइटिंग आवर केमिकल रिएक्शंस। हम अपने केमिकल रिएक्शंस या कोई भी केमिकल फॉर्मूलाज लिखने के लिए हम इन सारे सिंबल्स का यूज़ करते हैं। लेट सपोज एक छोटा सा एग्जांपल लो कि लेट सपोज हमारे पास मैग्नीशियम है और इसका अगर हम कोई मॉलिक्यूल लिखते हैं तो लेट सपोज हमारे पास अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होएगा तो MgOH ट्वाइस, इस तरीके से मेंशन करने की कोशिश करेंगे। उसी तरीके से कैल्शियम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मेंशन करने की कोशिश करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH ट्वाइस। अब ये लिखते कैसे हैं, किस तरीके से हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ये कमिंग वीडियोस में आगे आएगा, हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। नाउ अब एक वर्ड आता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? जैसे हम खड़े, हमारे बॉडी के अंदर मास है, हम ये आसपास के हमारी चीज़ें जो मैटर है उस पे मास है, उसी तरीके से एटम के अंदर भी मास होता है। तो ये वर्ड रेलेवेंट कैसे हुआ, इसकी एग्जिस्टेंस कैसे हुई, तो डाल्टन ने प्रपोज किया। अकॉर्डिंग टू डाल्टन ईच एटम हैज अ कैरेक्टरिस्टिक्स एटॉमिक मासेज, उनका एक स्पेसिफिक एटॉमिक मासेज होता है। एटॉमिक मासेज इज द मासेज ऑफ एन एटम रिलेटेड टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। 1/12 1/12 ऑफ अ कार्बन एटम्स, किसी भी, इसी से हम रिलेटेड कोई भी एटॉमिक मास जो होएगा ऑफ एन एटम रिलेटेड टू हमेशा क्या होता है 1/12 मास ऑफ द कार्बन एटम मेजर्ड इन द, इसका हम ध्यान से देखना, इसको हम मेजर करते हैं AMU या U। AMU का मतलब क्या होता है? AMU का होता है एटॉमिक मास
यूनिट, और यू को हम बोलते हैं, यू को बोलते हैं यूनिफाइड मास। क्या बोलते हैं? यूनिफाइड मास। क्या बोलते हैं? यूनिफाइड मास। यू को हम हमेशा क्या बोलते हैं? यूनिफाइड मास। और एमयू को हम हमेशा क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास, एटॉमिक मास यूनिट। इनको हम जब भी हम मास कैलकुलेट करते हैं किसी एटम का, तो हम इसी फॉर्म में करते हैं। इसका रीजन भी है कि क्यों इसमें करते हैं, ये हमें थोड़ा हायर क्लासेस में पढ़ने को मिलेगा। नाउ अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें तो मॉलिक्यूल्स क्या होता है? मॉलिक्यूल्स आर जनरली ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स दैट आर केमिकली बाइंडेड टुगेदर। केमिकली बाइंडेड का मतलब क्या होता है कि उन दोनों के बीच में एक तरीके का रिलेशन होता है दो एटम्स के बीच में। जैसे सपोज करो एक हाइड्रोजन है तो दूसरा हाइड्रोजन है, उसके बीच में ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन को हम कोवेलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। और यहां पे जनरली उसको क्या बोला गया है? केमिकली बॉन्डेड। तो जब भी दो या दो से ज्यादा स्पीशीज आपस में बाइंडिंग करते हैं तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। मॉलिक्यूल जो होता है, मॉलिक्यूल द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स of an element or compound that are capable of independently existence and show the property of that very substance। मतलब कि वो जो मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा और उसकी प्रॉपर्टीज दिखाएगा। प्रॉपर्टीज का मतलब कि वो उसकी फिजिकल रिएक्शन, वो फिजिकली दिखता कैसे है, सॉलिड शेप में, लिक्विड शेप में, गैसेस शेप में है। अगर हमारे पास उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे है, जैसे सोडियम है, सोडियम की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर थोड़ा सा पानी में डालो तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो वो उसकी कैपेबिलिटीज होती हैं। ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स एग्जिस्ट, नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूएंटिंग ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब क्या है कि कितने उसके अंदर एटम्स हैं। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है तो इसको एटॉमिसिटी कितना होगा जी? 2, क्योंकि वो 2 एटम से मिलकर बना हुआ है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो इसका एटॉमिसिटी कितना होगा? 3 होगा, क्योंकि 1 कार्बन एटम एंड 2 ऑक्सीजन एटम, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी? 3। इसी तरीके से अगर हम अमोनिया की बात करें, NH3 की बात करें, तो इसका एटॉमिसिटी कितना होगा? 4, क्योंकि ये 1 किससे? नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन से मिलके बना हुआ है। तो एटॉमिसिटी बिकम 4, विच इज बिट इंपॉर्टेंट फॉर यू। नाउ नेक्स्ट, अब हम देखेंगे कि एटॉमिसिटी कितनी है। थोड़ा ध्यान देंगे और इन सारी चीजों के ऊपर 2 मिनट में बताएंगे कि किस स्पीशीज की एटॉमिसिटी कितनी है। देखो यहां पे इसकी एटॉमिसिटी आर्गन की 1 है, इसकी 1 है, इसकी एटॉमिसिटी 2 है, ओजोन की एटॉमिसिटी 3 है। कुछ और एग्जांपल ले लो, जैसे सपोज करो C6H12O6 जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं, इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? C6H6 जिसको हम बेंजीन बोलते हैं, इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? ये थोड़ा सोच के बताएं, आप मेरे को सोच के बताएं। फिर एक और एग्जांपल ले लें, जैसे सपोज करो मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड है तो उसकी एटॉमिसिटी कितनी है? जस्ट लुक इनटू दैट। देखो ध्यान से, अगर ये बेंजीन है तो बेंजीन में कितना है? 6 कार्बन एटम और प्लस 6 हाइड्रोजन एटम, तो टोटल एटॉमिसिटी कितना हो गया? 12। इसी तरीके से अगर इसकी एटॉमिसिटी की बात करें तो 6 कार्बन एटम, 12 हाइड्रोजन एटम और 6 ऑक्सीजन एटम, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी जी? 24। और अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड की बात करेंगे तो कितना है हमारे पास? अगर सल्फ्यूरिक एसिड की बात करेंगे तो कितना है? 2 हाइड्रोजन होगा, प्लस 1 सल्फर होगा और प्लस 4 ऑक्सीजन होएगा। तो कितना हो गया जी? टोटल एटॉमिसिटी कितनी होगी? टोटल एटॉमिसिटी 7। टोटल एटॉमिसिटी कितनी होगी? 7। तो दिस इज द वे कोई भी एक मॉलिक्यूल के अंदर कितना एटम है उसको जब आप कैलकुलेट करते हैं तो उसको आप बताते हैं कि उसकी एटॉमिसिटी कितनी है। नाउ अगर हम मॉलिक्यूल्स कंपाउंड की देखेंगे तो हम क्या कहते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट्स जॉइन टुगेदर इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड। अब हमारे पास कुछ चीजें हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखना कि जैसे सपोज करो हमारे पास क्या वाटर मॉलिक्यूल है, एलिमेंट इसमें कौन कौन सा कंबाइन हुआ? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब रेशियो बाय मास देखो, हाइड्रोजन का मास कितना? हाइड्रोजन का मास कितना है? 1। एक हाइड्रोजन का मास कितना है? 1 AMU। तो 2 हाइड्रोजन का मास 1 प्लस करेंगे तो कितना होगा? 2। और ऑक्सीजन का मास पीरियोडिक टेबल में जाके दोबारा देखेंगे तो ऑक्सीजन का मास कितना होगा? टोटल
टोटल 16। तो इनका अगर प्रोपोर्शन सेट करेंगे 2:16 तो ये किस में हो जाएगा 1:8। तो रेशियो बाय मास कितना है इसका 1:8। उसी तरीके से अमोनिया की बात करेंगे तो अमोनिया कितना है NH3 है ना जी, अमोनिया कितना है NH3। अब अगर हम पीरियोडिक टेबल में वापस जाते हैं, अमोनिया में क्या क्या मिला हुआ है, क्या क्या मिला हुआ है अमोनिया में, नाइट्रोजन मिला हुआ है और 3 हाइड्रोजन मिला हुआ है। तो नाइट्रोजन का मास कितना है जी, नाइट्रोजन का मास कितना है, नाइट्रोजन का मास कितना है, तो नाइट्रोजन का मास अगर कंसीडर करेंगे तो कितना है 14। और हाइड्रोजन का मास कितना है, तो 1 + 3 = 3, तो 3 ये आपस में डिविजिबल नहीं है तो 14:3 के फॉर्म में ही होगा। कार्बन डाइऑक्साइड को कंसीडर करो, कार्बन डाइऑक्साइड को कंसीडर करो तो कार्बन का अगर पीरियोडिक टेबल में देखोगे मास देखोगे तो कितना है, कितना कार्बन, कितना कार्बन, कार्बन है 12 प्लस ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है 16। तो 16 × 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 16 × 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 16 × 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 32 और 32 करेंगे। और इसका फिर अगर हम, क्योंकि ये डिविजिबल है आपस में तो 4 से जाएगा तो 4 3 हम देखेंगे तो 4 3 12 और यहां पे हमारे पास 8 32। तो इसका प्रोपोर्शन क्या होगा 3:8। तो इस करके हम जब भी रेशियो कंसीडर करते हैं तो जो भी उसका मास होता है उसको रेशियो में लेते हैं, जो भी एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है उसको हम रेशियो में लेते हैं। अगर वो डिविजिबल है तो डिवाइड करके उस सिंपलेस्ट फॉर्म में आते हैं और अगर वो डिविजिबल नहीं है तो हम उसको क्या करते हैं एज इट इज छोड़ देते हैं। तो ये हमेशा इसको हम बोलते हैं रेशियो बाई मास। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट आर आयंस, आयंस किसको बोलते हैं। तो ध्यान से देखो कि कोई भी एलिमेंट होता है ना जी, बहुत ध्यान से समझना है इसको, कोई भी एलिमेंट होता है ना तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं तो वो स्पीसीज नेट न्यूट्रल होता है। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लेते हैं तो हाइड्रोजन में एक हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन एक बाहर होता है। तो मतलब प्रोटॉन एक है जो पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन एक है जो नेगेटिवली चार्ज है, -1 फॉर्म में। तो दोनों मिलके पॉजिटिव और नेगेटिव नेट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना देंगे एक दूसरे को। अब कोई भी स्पीसीज आयंस क्यों बोलता है, तो जैसे हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, जब ये बाहर आ जाएगा तो उसमें बचा क्या, एक प्रोटॉन ही बचा बस। जब इलेक्ट्रॉन उसका आउटर मोस्ट सेल में है जो माइनस चार्ज है वो बाहर आ गया तो प्रोटॉन ही बचा, उसकी नेट न्यूट्रलिटी क्या हो गई, खत्म हो गई। तो इसके वजह से वो स्पीसीज, वो जो हाइड्रोजन होता है वो किस फॉर्म में आता है, H पॉजिटिव फॉर्म में आता है। और जब भी कोई भी एटम के ऊपर चाहे पॉजिटिव चार्ज आए चाहे नेगेटिव चार्ज आए उसको हम हमेशा कैसे कंसीडर करते हैं, आयन के फॉर्म में कंसीडर करते हैं। किसके फॉर्म में आयन के फॉर्म में कंसीडर करते हैं। और उसी तरीके से अब इसमें एक और एग्जांपल ले लो, जैसे हमारे पास सोडियम है, सोडियम +1 होता है तो ये भी हमारे पास आयन के फॉर्म में। अच्छा क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो -1 में होता है, -1 में होता है, इसलिए ये Cl नेगेटिव होता है, Na पॉजिटिव होता है। तो जो भी नेगेटिवली चार्ज होगा वो आयंस को हम एनायन बोलेंगे और जो भी पॉजिटिवली चार्ज होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कैटायन। नेगेटिवली चार्ज एनायन, पॉजिटिवली चार्ज कैटायन। हम देखेंगे कि ये हमेशा, अगर जब भी हमारे पास ग्रुप में चार्ज कैरी करेंगे वो, तो हम 2 या 2 से ज़्यादा स्पीसीज जब भी हम चार्ज कैरी करेंगे तो उसको हम पॉली एटॉमिक आयन बोलते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा स्पीसीज चार्ज कैरी करेंगे पॉली एटॉमिक आयंस के नाम से जाना जाएगा। ग्रुप ऑफ एटम कैरी करेंगे चार्ज, जब भी ग्रुप ऑफ एटम चार्ज कैरी करेंगे और आपस में बाइंडिंग करेंगे तो उसको हम पॉली एटॉमिक आयंस के नाम से जानते हैं। उसके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे हम आगे। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम देखेंगे ध्यान से। यहाँ पे देखो सारे चार्ज आयंस मेंशन किए हुए, सोडियम Na पॉजिटिव, पोटेशियम K पॉजिटिव, सिल्वर Ag पॉजिटिव, कॉपर प्लस, याद देखना कॉपर +1 में भी हो सकता है, +2 में भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द मॉलिक्यूल, ठीक है ना। मैग्नीशियम ये +2 में हो सकता है, कैल्शियम +2, जिंक +2, आयरन देखो आयरन +2 में भी हो सकता है और आयरन +3 में हो सकता है। एल्यूमिनियम, कौन कौन सी चीज देखी जो 2 चार्ज में हो सकते हैं, एक कॉपर देखा जो +1 में हो सकता है, दूसरा कॉपर देखा जो +2 में हो सकता है, आयरन +3 में हो सकता है और आयरन +2 में हो सकता है, हाइड्रोजन +1 जिसको हम हाइड्रोजन बोलते हैं और हाइड्राइड -1, H पॉजिटिव में हाइड्रोजन और H नेगेटिव में हाइड्राइड, क्लोराइड Cl नेगेटिव, ब्रोमाइड Br नेगेटिव, आयोडीन I नेगेटिव, ऑक्साइड 2-, सल्फाइड 2-, नाइट्राइड 3-। उसी तरीके से
अमोनियम, अमोनियम की बात करेंगे तो NH4 पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे तो OH नेगेटिव, नाइट्रेट की बात करेंगे NO3 माइनस, हाइड्रोजन हमारे पास होएगा तो हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्म होगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्म होगा तो HCO3 माइनस, बस कार्बोनेट होगा तो CO3 माइनस, सल्फाइड 2 माइनस SO3 माइनस और सल्फेट SO4 2 माइनस और फॉस्फेट PO4 3 माइनस। मतलब ये सारे सिंबल्स हैं जो आपको अपने दिमाग में रखने हैं जब मैं कोई मॉलिक्यूल आपको बोलूंगा लिखने के लिए। लेट्स सपोज कि मैंने कहा कि कैल्शियम है, तो कैल्शियम हमारे पास क्या लिखा आपने Ca2+, कैल्शियम क्या लिखा Ca2+। मैंने बोला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखना है, तो हाइड्रोक्साइड लिखने के लिए आपने क्या लिखा OH नेगेटिव। अब देखो ध्यान से, कैल्शियम +2 है और ये हमारे पास क्या है -1 है, तो इसको हम क्या करेंगे चार्ज न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे, चार्ज न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे तो कैल्शियम ऐसे ही रहेगा, लेकिन ब्रैकेट में OH को आपने ट्वाइस कर दिया तो चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया। अगर आपने इसको 2 बार किया तो ये जो माइनस चार्ज है वो कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया, तो इस करके +2 और फिर ये भी -2 हो गया, तो इसलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है CaOH ट्वाइस। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि आपको इस टेबल का थोड़ा सेंस होना चाहिए वाइल राइटिंग द फॉर्मूला, इस टेबल का सेंस होना चाहिए वाइल राइटिंग द फॉर्मूला। नाउ याद रखिएगा कि हम फॉर्मूलाज बनाते कैसे हैं, इसका एक छोटा सा सेंस मैंने आपको पहले भी दिया था। यहां पे भी देखेंगे कि हमेशा वैलेंसी और चार्ज हमेशा बैलेंस होना चाहिए, आपस में बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस होने का मतलब क्या है कि सोडियम हमारे पास +1 है ना, तो OH नेगेटिव भी हमारे पास क्या है -1 है, तो दोनों मिलके क्या बना दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये बैलेंस होना चाहिए, जब भी बैलेंस होएगा तभी ये स्पीसीज जो होगी एक फॉर्मूला बनाएगी, अदरवाइज वो आयंस के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगी। अब देखो, व्हेन अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ अ मेटल नॉन मेटल, नेम ऑफ द सिंबल ऑफ द मेटल इज रिटन इन फर्स्ट। जैसे हमारे पास क्या है, कोई भी मेटल है, जैसे कैल्शियम है तो कैल्शियम को हम पहले लिखेंगे और ऑक्साइड को बाद में लिखेंगे। जैसे हमारे पास क्या है सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम को पहले लिखा, क्लोराइड को बाद में लिखा। When oxygen and chlorides and non-metals are written on the right side, whereas calcium, sodium metals are written on the left side। मतलब कि हम हमेशा ही मेटल को पहले लिखेंगे और नॉन मेटल्स को बाद में लिखेंगे। इन द फॉर्म, जब भी हमारे पास पॉली एटॉमिक आयन होगा, फिर से देखो पॉली एटॉमिक आयंस कैसे लिखते हैं, पॉली एटॉमिक आयंस नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज इंडिकेटेड बाई एनक्लोजिंग द फॉर्मूला आयंस ब्रैकेट, और उसको हम राइट करने की कोशिश करेंगे। देखो ध्यान से, जैसे हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हुआ, तो Mg जो है हमारे पास वो +2 है और OH फिर से मैं बता रहा हूँ -1 है, तो इसको हमें न्यूट्रलाइज करना है। तो न्यूट्रलाइज करने के लिए इस स्पीसीज को क्या करना होगा, ट्वाइस फॉर्म में होना होगा, तो ये किस फॉर्म में आएगा MgOH ट्वाइस, ब्रैकेट में ठीक नीचे इसके क्या लिखेंगे ट्वाइस, हमेशा क्या लिखेंगे MgOH ट्वाइस। नाउ अब हमारे पास आगे की तरफ, जैसे सपोज करो फॉर्मूला हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन क्या है H पॉजिटिव है जी, और क्लोरीन क्या है Cl- है, तो दोनों ऑटोमेटिकली क्या है नेट न्यूट्रल है, तो हमारे पास क्या होगा HCl। उसी तरीके से अब हम आते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हाइड्रोजन क्या है जी तुम्हारे पास +1 है ना, और सल्फाइड क्या है तुम्हारे पास -2 है, तो ये क्या होगा बैलेंस करने के लिए फिर क्या लिखोगे H2S। हम इस तरीके से मेंशन करने की कोशिश करेंगे, क्या मेंशन करने की कोशिश करेंगे H2S, क्योंकि इस +1 को भी क्या करना होगा +2 के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। नाउ कार्बन टेट्राक्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन जो है हमारे पास, लेट सपोज कि उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन हमारे पास -1 है, तो ये -1 है, तो इस केस में अगर लेट सपोज कि अगर हम इस कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करेंगे तो कार्बन +1 फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, +4 फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, -4 फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, उसको इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज ग्रुप बोलते हैं। तो इस केस में अगर ये लेट सपोज कि -1 है, तो यहां पे हमने क्या किया +4 किया, तो ये अपने आप को नेट न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करेंगे CCl4, क्योंकि ये +4 है और क्लोरीन -1 है, तो इसको कितने फॉर्म में आना चाहिए जी 4 फॉर्म में आना चाहिए, तो CCl4 होगा। अब यहाँ पे आ जाओ मैग्नीज, ये हमारे पास क्या Mg2 पॉजिटिव है और +Cl- है, इनको हम नेट न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा MgCl2।
अब देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम जो होता है, एल्यूमिनियम +3 होता है और ऑक्सीजन -2 होता है, तो इनको न्यूट्रलाइज करना है हमें। तो न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की कोशिश करेंगे। तो एल्यूमिनियम 2 हो गया और ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 3, क्योंकि क्या है ये +3 है, तो अगर आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो +6 हो गया। इसको +3 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा +6, और ये -2 है, -2 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा -6। तो +6 और -6 आपस में न्यूट्रलाइज हो गया। तो इसलिए कैल्शियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होगा एल्यूमिनियम Al2O3 का फॉर्म होगा। कैल्शियम ऑक्साइड की बात करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड कैसा होगा जी, कैल्शियम ऑक्साइड कैसा होगा, कैल्शियम ऑक्साइड की बात करेंगे तो CaO। क्यों CaO होगा, सोचो इसके बारे में, क्यों Ca होगा? क्योंकि कैल्शियम जो होता है जी +2 होता है और ऑक्सीजन -2 होता है, तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बनाएंगे, कैल्शियम ऑक्साइड। नाउ दिस इज इट फॉर दिस वेरी टॉपिक। ठीक है, किसी भी सेंस में आपको ये वीडियो हेल्प करती है तो डू सपोर्ट अस, डू लाइक अस, डू सब्सक्राइब अस। थैंक यू। इसका हम एक पार्ट 2 भी लेके आएंगे जो न्यूमेरिकल प्रैक्टिसेस और एट द सेम टाइम इसके फॉर्मूला प्रैक्टिसेस के लिए है। तो वी विल बी डूइंग दोज वीडियोज़ विच इज़ उस वीडियोज़ को हम करेंगे जो एनसीईआरटी के पीछे के जो क्वेश्चंस हैं, जो एनसीईआरटी बैक साइड क्वेश्चंस हैं, हम उसको भी करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।